हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल एमिंग क्लासेस में आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए फिर लेकर आए हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के लिए फिजिक्स का टॉप 1500 क्वेश्चंस की सीरीज़ फिर से लेकर आए हैं और ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। आज इसमें जो है हम फिर से जो है 10 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सीखेंगे और उनको सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और टोटल में से आपने कितना सॉल्व किया इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सॉरी, थोड़ा हम इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है तो 4.9 मीटर दूरी यानी कि 4.9 मीटर दूरी तक गिरने में उसे कितना समय लगेगा। तो चलते हैं, हम इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हाइट दिया है, टाइम पूछ रहा है। तो हाइट और टाइम जब दिया रहता है तो किस फॉर्मूले से निकालता है? एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलते हैं, इसे सॉल्व कर। ये है क्वेश्चन, आप लोग इसे इस फार्मूले को लर्न कर लेंगे यानी कि याद कर लेंगे आप। चलते हैं, अब ये देखिए, किसी वस्तु को जब मीनार की चोटी से ये गिराता है, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग u तो 0 हो जाएगा। जब u 0 है तो चलते हैं, पुट कर देते हैं एच इज इक्वल टू, जब ये 0 हो गया तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर से बचेगा। जब इतना बचा, हमें हमसे पूछ क्या रहा है? समय पूछ रहा है। हम इधर टी को रखेंगे, बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर जाएगा, ये इधर डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा यानी कि 2h। अब देखिए जी यहाँ पर मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है, तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा यानी 2h अपॉन जी हो जाएगा। अब चलते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है और जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा यानी कि टी इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। ये किस में हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। ये देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आएगा आप लोग इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए पूरा फार्मूला। ये टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। जो इसका फार्मूला है, इस बेस पर कभी कभी रेशियो ही पूछ लेता है, h1 अंडर रूट h1 अपॉन h2 t1 अपॉन t2 करके। तो आप लोग इस फार्मूले को याद कर लेंगे। अब देखिए, चलते हैं, हम टाइम निकालते हैं, पूछ रहा है हमसे टाइम। तो t इज इक्वल टू 2h यानी इसकी हाइट कितनी दिया है? 4.9 मीटर इसकी हाइट दिया है। तो यहाँ पर हम 4.9 पुट कर देंगे। जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू जो है 9.8 होती है। चलते हैं, इसे अब पुट करते हैं 9.8। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा यानी 2 बार में गया, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा यानी टी इज इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट 1। और अंडर रूट की 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है यानी कि आ गया मेरा टाइम 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में है। चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश होता है, 1 कूलम होता है या 2 कूलम होता है या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। तो आप लोग जान लीजिए कि किसी वस्तु पर मिनिमम चार्ज कितना? मिनिमम चार्ज जो होता है, न्यूनतम आवेश, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही किसी भी वस्तु पर मिनिमम चार्ज के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर।
थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चालक से 2 एम्पीयर की बिजली कितने 10 सेकंड में 10 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो चालक का प्रतिरोध पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध यानी कि उसका रेजिस्टेंस। चलते हैं सॉल्व करते हैं। जब भी आपको धारा I दिया हो, उसकी ऊष्मा H यानी हीट दिया हो और उसका टाइम दिया हो, तो इन सभी को जो रिलेशन, इस संबंध बताता है किस फॉर्मूले से आता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो आप लोग जो है इस फार्मूले को याद कर लेंगे। इस फार्मूले पर लगभग हर साल क्वेश्चन होता है, पिछले साल भी आया था ये, और इसका क्वेश्चन अब की साल भी आया था, 2020 में भी आया था इसका क्वेश्चन। तो इस फार्मूले को आप जो है याद कर लेंगे। चलते हैं हम वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए हमें क्या क्या वैल्यू इसकी गिवन है। I दिया है, I इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 एम्पीयर दिया है। टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 10 सेकंड दिया है। और इसकी 80 जूल ऊष्मा दिया है यानी हीट दिया है। हीट कितना दिया है, H इज इक्वल टू 80 जूल दिया है। चलते हैं वैल्यू को पुट कर देते हैं। H यहाँ पर पहले हम एक काम करते हैं, क्या पूछ रहा है हमसे, प्रतिरोध पूछ रहा है, तो हम R को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको हम पक्षांतर कर देते हैं। तो अब देखिए H अपान, अब देखिए हमें R को एक तरफ से करना है, तो इसको हम इधर भेजेंगे तो ये गुणा में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा अपान I स्क्वायर, और ये टी की ये भी मल्टीप्लाई में है तो ये भी इधर चला आएगा, इज इक्वल टू R। तो R इज इक्वल टू H अपान I स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर T है तो यहाँ पर ये T हो जाएगा, R हमने ऑलरेडी वहाँ पर लिख लिया है, ये यहाँ पर क्या है, T है। अब चलते हैं वैल्यू को पुट कर देते हैं। H की वैल्यू कितनी है, 80 है। I की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पीयर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। T टाइम कितना है, टाइम 10 सेकंड है, इंटू 10 हो गया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, 4 दूना 8, यानी कि R की वैल्यू कितना आ गया, R की वैल्यू 2 ओम आ गया। 2 ओम कहाँ पर है, 2 ओम ये ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो G का मान स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोग ये समझ लीजिए क्या है, ये हमारी अर्थ है, और ये अर्थ क्या है, ये सेंटर है, क्या है वो, सेंटर है। और यहाँ पर क्या रहता है, ये क्या है, पोल है, यानी क्या है, ये ध्रुव, ध्रुव है हमारा। अब ये क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर यानी कि इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। क्या है ये, विषुवत, ये विषुवत रेखा है। तो आप लोग जान लीजिए यहाँ पर जो होता है पोल पर जी की वैल्यू क्या होती है, पोल पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और इक्वेटर पर क्या होता है, जी की वैल्यू मिनिमम होती है। तो यहाँ तो मैक्सिमम होती है, यानी कि जब इससे हम जब इस साइड की ओर जाएंगे, यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, तो जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। यही हमसे कह रहा है, जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, किससे, विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आप लोग जान लीजिए कि ऐसा टाइप भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है कहाँ पर जो है जी का मान मैक्सिमम होता है, तो आप लोग क्या वहाँ पर जवाब देंगे, ध्रुवों पर यानी पोल पर जी का मान क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। और कहाँ पर जीरो होता है, तो आप लोग जीरो कहाँ पर होता है, जीरो यानी सेंटर, केंद्र पर जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। क्या कह रहा है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान 1 ग्राम तथा 4 ग्राम हैं, गतिशील अवस्था में उनके संवेग समान है, उनके संवेग क्या हैं, समान है, तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। हम आपको बताया था एक फार्मूला जो फर्स्ट वाला पार्ट में कराए थे, क्या बताए थे कि काइनेटिक
एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m होता है। इसको हमने ड्राइव करके बताया था, ये फार्मूला कहाँ से निकला था, तो आप लोग आई होप आप लोग इसे याद कर लिए होंगे। चलते हैं अब आगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसके संवेग समान है, उसका द्रव्यमान m1 भी दिया है। m1 इज इक्वल टू कितना है, 1 है, और m2 कितना है, 4 है। अब चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो काइनेटिक एनर्जी पहले E1, पहले वाले द्रव्यमान के लिए हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर संवेग तो समान है इसलिए संवेग पी स्क्वायर ही रहेगा, वो वहाँ पर नहीं चेंज होगा। पी स्क्वायर अपान 2 m1 हो जाएगा। m1 यानी पहले हम फर्स्ट वाले मास के लिए निकाल रहे, फर्स्ट वाले द्रव्यमान के लिए। तो चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी E1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m, m1 दिया है यहाँ पर, क्या है m1, तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर इंटू 1 पुट कर देंगे। चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी E1 आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी E2 निकालेंगे हम। काइनेटिक एनर्जी E2, काइनेटिक एनर्जी E2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m2 निकालेंगे। अब चलते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, पी स्क्वायर अपान m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 2 गुणे 4, ये काइनेटिक एनर्जी E2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि काइनेटिक एनर्जी और मास एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यानी यार काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो चलते हैं अभी देखिए, अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक दूसरे के जब ये व्युत्क्रमानुपाती है तो सबसे पहले हम इसका अनुपात पूछा है ना गतिज ऊर्जा का, तो सबसे पहले हम दूसरे वाले मास का लेंगे। काइनेटिक एनर्जी E2 अपान काइनेटिक एनर्जी E1 इज इक्वल टू, चलते हैं वैल्यू को पुट कर देते हैं हम। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे यहाँ पर हम। चलिए देखिए, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी E2 लेंगे हम, क्या है पी स्क्वायर अपान 2 इंटू 4। अब देखिए जब इसके अपान में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू काइनेटिक एनर्जी E1 की पलट जाएगी। जब पलट जाएगी तो सबसे पहले क्या हो जाएगा ऊपर, 2 इंटू 1 अपान पी स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा, ये 4 बचा है और एक यहाँ पर 1 बचा है, यानी कि इसकी रेशियो कितना आ गया, 1/4 आ गया रेशियो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आप लोग ये जो इस फार्मूले को अच्छी तरह से आप लोग लर्न कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, समान धातु से बने 2 तारों की त्रिज्याएं 1:2 यानी 1:2 के अनुपात में हैं तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा यदि उनकी लंबाइयां क्या हो, समान हो। चलते हैं देखिए, उनकी लंबाइयां समान है, फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई A, यही होता है रेजिस्टेंस में जब लंबाई दिया रहता है उसका रो दिया रहता है, एरिया दिया रहता है, तो इसका फार्मूला ये होता है। अब देखिए चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई समान है और ये भी कांस्टेंट होता है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, यानी उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो R इज इक्वल टू 1/A। अब देखिए R इज इक्वल टू 1 एरिया का क्या होता है फार्मूला, पाई R स्क्वायर होता है, पाई R स्क्वायर होता है। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमें त्रिज्या दे दिया है, यानी ये R जो है इसकी क्या है, रेडियस है, पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर आई R क्या है, इसकी रेडियस यानी त्रिज्या है। तो हमें इससे R से मतलब है, और ये यहाँ पर स्मॉल r ले लीजिए, कौन सा R, स्मॉल r, पाई R स्क्वायर। अब हमसे सिर्फ इससे मतलब है बस। चलिए देखिए R बराबर 1/R स्क्वायर, ये आ गया फार्मूला। अब इसी फार्मूले पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें दिया क्या है, यहाँ पर त्रिज्याएं दिया है, त्रिज्याएं का अनुपात कितना है, R1/R2 इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/2, ये क्या है, गिवन है। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये R और ये R, यानी कि इसका प्रतिरोध और जो है इसका त्रिज्या क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। जब व्युत्क्रमानुपाती हैं तो क्या हो जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू
जब व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या हो जाएगा, ये R2/R1 हो जाएगा, R2/R1। तो R1/R2 इज इक्वल टू, R2 वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पर R2 वैल्यू कितनी है 2 है, और R1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितना हो जाएगा 2:1। एक दूसरे को उल्टे हैं तो क्या हो जाएगा, R1 R2 की वैल्यू पलट जाएगी। तो आ गया 2:1, यानी 2:1 आंसर ऑप्शन सी में है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। आप लोग इसका रिलेशन याद कर लेंगे, ये वाले रिलेशन R जो है इसके कौन सा है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, R प्रोपोर्शनल 1/R², यानी R जो है ये स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस फार्मूले पर क्वेश्चन पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, एक टॉर्च बल्ब की रेटिंग 4.5 वोल्ट तथा 200 मिली एम्पीयर हो तो उसकी शक्ति होगी। हमने इसके पहले वाले पार्ट में बता दिया था कि जब भी हमें वोल्ट दिया हो, यानी विभवांतर दिया हो और धारा दिया हो, तो हमसे और पूछ क्या रहा हो, शक्ति यानी कि उसकी पावर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, P = VI, ये उसका क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हमने 2 और फार्मूला निकाले थे। तो आप अगर पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आकर हमारे चैनल पर जाकर उसका पार्ट 2 देख लेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पर जो I की वैल्यू हमें दिया गया है 200, ये मिली एम्पियर में दिया है। किस में दिया है, मिली एम्पियर में। जब मिली एम्पियर में दिया है तो हम सबसे पहले इसे एम्पियर में चेंज करेंगे। तो 20 गुणे, अब देखिए सॉरी यहाँ पर कितना है 200 है, 200 गुणे मिली। जब किसी को हम मिली को जब हटाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये हमारा एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। अब चलते हैं हम सॉल्व, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो P = V की वैल्यू कितनी है 4.5 है, तो 4.5 × 200 गुणा 10⁻³ अब देखिए 4.5 × 200, देखिए 10 की पावर यहाँ पर क्या है, ये -3 है। जब नीचे आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी 10 की पावर +3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10 ये लिख सकते हैं। अब देखिए एक 0 से ये 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाले 0 कैंसिल। अब देखिए 4.5 हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4.5 है, 4.5 दूना कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 9 बटा कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए जब इस 10 को हम हटाएंगे यहाँ से तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा इसके पहले, तो यानी कि 0.9 यानी 0.9 वाट आ गया हमारा आंसर। शक्ति की मात्रा क्या होता है, वाट होता है, इसलिए 4.9 वाट आ गया। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ये कौन कौन से माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं, यानी कि ठोस में उत्पन्न हो सकती हैं, या द्रव में, या गैस में, या इन सभी में। तो आप लोग जान लीजिए जो ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ये तीनों में उत्पन्न हो सकती हैं। किसमें, तीनों में, यानी कि ठोस में भी उत्पन्न हो सकती हैं, एंड द्रव में भी उत्पन्न हो सकती हैं, और गैस में भी उत्पन्न हो सकती हैं। ये तीनों में उत्पन्न होती हैं। और एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी, अनुप्रस्थ तरंगे। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो केवल और केवल ठोस में उत्पन्न होती हैं। किसमें, ठोस में। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो केवल और केवल किसमें उत्पन्न होती हैं, ठोस में उत्पन्न होती हैं। और जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ये तीनों में उत्पन्न होती हैं, यानी ठोस, द्रव, गैस में। तो इसके हमें अनुदैर्घ्य तरंगे पूछा है तो ये सभी में उत्पन्न होती हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, दाब का यसाई मात्रक है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं हम। तो दाब का सही मात्रक यानी P = दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। P = F/A ये होता है दाब, और दाब का फार्मूला होता है। F कहाँ, यहाँ पर क्या है, बल है, क्या है, बल। और ये अपन क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है यहाँ पर, बल, A है, क्षेत्रफल है। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, बल का सही मात्रक क्या होता है, यहाँ पर सही मात्रक पूछा है।
क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपान क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसको भी हम मीटर से नापते हैं, इसको भी हम मीटर से नापते हैं, तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एम से न्यूटन, एम से मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए ही में ही मिल गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर फार्मूला। इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे, इस फार्मूला बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, P बराबर F अपान A। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य होगा। तो आप लोग से डायरेक्ट ये पूछा जाता है 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 1 किलो कैलोरी बराबर जो होता है वो होता है 4.18 इंटू 10 का पावर 4.18 इंटू 10 का पावर 3 जूल होता है। और इसके इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10 का पावर 3 जूल भी होता है, 4.2 इंटू 10 का पावर 3 जूल, ये इसकी दोनों वैल्यू होती हैं। आप इसको भी याद करना है और इसको भी याद करना है, यानी कभी कभी 4.18 की जगह 4.2 भी दे देता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं, अब 10 क्वेश्चन पूरा हो गया, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर अब नहीं है, तो आप लोग 10 में से कितना खुद से सॉल्व किया इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो आज के वीडियो यहीं तक, अब मिलते हैं अगले पार्ट में इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।